चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुरू करते हैं अपना सेल टैक्स और आज हम थोड़ी कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और मेरे ख्याल में आज हम अपनी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको कर लें और फिर हम डेली प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट होते हैं, साथ साथ थ्योरी होती है। तो आज हमने अपनी स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करना है, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? तो बेसिकली हमने सेल टैक्स पे क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी सेल टैक्स लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? आउटपुट माइनस इनपुट। मुझे जल्दी से बताएं आउटपुट का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, सेल टैक्स रिसीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ आ गई? और इनपुट टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स पेड ऑन परचेज। ऐसी बात होगी। ओके, आपकी इनकम कितनी तरह की हो सकती है? आउटपुट टैक्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? मतलब आपकी सप्लाईज कितनी तरह की? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जैम्प्ट एंड जीरो। ऐसी बात है। तीन तरह की हमारी सप्लाईज। हमारी परचेजेस कितनी तरह की हो सकती हैं? एक्सपेंसेस, हाँ जी, एक्सपेंसेस कितनी तरह के हो सकते हैं हमारे? हम कितनी तरह की परचेजेस कर सकते हैं? परचेजेस हमारी दो तरह की हो सकती हैं, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऐसी बात है। देखिए, हमारी जो इंपोर्ट्स होती है, रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं? वो शख्स जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर, सेल टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड। सेल टैक्स एक्ट किस मुल्क का? पाकिस्तान का। क्या यही सेल टैक्स एक्ट यूके में भी है? नहीं, उनका अपना अलग होगा। अगर कोई शख्स वहां के एक्ट के अंदर रजिस्टर है, क्या वो हमारे पाकिस्तान के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंसीडर होगा? नहीं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शख्स क्या होगा? अनरजिस्टर्ड। और अगर आप उससे कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें से किस कैटेगरी में फॉल होती है? हाँ, उससे आप कुछ खरीदते हैं, यूके में एक बैठा बंदा है, उससे आप कुछ खरीदते हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल होगा? रजिस्टर्ड में या अनरजिस्टर्ड में? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक तो अनरजिस्टर्ड है। आप जब भी उससे कोई चीज खरीदते हैं, उसका तरीकाकार क्या है? वो आप तक कैसे आती है चीज? डायरेक्ट चीज आपके पास आती है। अगर बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं, डायरेक्ट चीज आपके पास आती है? नहीं, बल्कि पहले किसके पास आती है? गवर्नमेंट के पास। समझ आई? और उनको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट्स। क्या कहते हैं हम? इंपोर्ट्स। तो जब भी आप चीज इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो भी तो परचेज ही है ना। एक तो है रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो पाकिस्तान के सेल टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एक है अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये उस अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है जो पाकिस्तानी है, जो आपकी लोकल परचेज है। बाहर वाले अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड मैटर ही नहीं करते। जब आप उनसे चीज परचेज करेंगे तो वो किस कैटेगरी में फॉल होती है? इंपोर्ट की कैटेगरी में। उस पे टैक्स आपने उस बंदे को नहीं देना था। देखें, अगर आप रजिस्टर्ड बंदे से चीज खरीद रहे हैं तो टैक्स आप किसे पे करेंगे? गवर्नमेंट को या इस बंदे को? इस बंदे को। गवर्नमेंट को या इस बंदे को? इस बंदे को आप टैक्स पे करेंगे। इसी तरह अनरजिस्टर्ड बंदे से जब चीज खरीदते हैं आप, तो टैक्स किसे पे करेंगे? सोचिए जरा, क्या अनरजिस्टर्ड बंदा टैक्स ले सकता है आपसे? नहीं, आप उसे टैक्स पे ही नहीं करेंगे। समझ आ गई? क्योंकि वो टैक्स नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो सेल टैक्स एक्ट के अंदर के गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर आप तीसरी टाइप जो हमारी परचेज की है, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, तो इसमें आप टैक्स किसे पे करेंगे? डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही आप पे करते होते हैं उस स्टेज के ऊपर जब आप चीजें इंपोर्ट करते हैं।
चीजें इंपोर्ट करने का तरीका कार इस तरह से होता है कि चीजें सबसे पहले गवर्नमेंट के पास आती हैं, आपकी पोर्ट में आएंगी, आपके एयरपोर्ट में आएंगी, वहां गवर्नमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, वो उनको कलेक्ट करता है, उससे रिगार्डिंग सारी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करता है, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज को वेरीफाई करता है, उसके बाद उसके ऊपर वो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और फिर चीज आपको मिलती है। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट से ही खरीद रहे होते हैं वो चीज। समझ आ गई बात? तो लिहाजा इनकम और एक्सपेंस, इनकम के लिए हमारी 3 स्ट्रीम्स बनती है और एक्सपेंसेस की भी 3 स्ट्रीम्स बनती है। समझ आई? जिसमें 2 में आप टैक्स पे करते हैं और 1 में आप टैक्स पे नहीं करते। और अगर ये आपसे लेना चाहे ले सकता है? नहीं। अब आ जाते हैं इनकम के ऊपर। कल हमने एक रूल देखा था कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस में होता है, इनकम में या एक्सपेंस में? इनकम में तो उनका खास इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं होता, या अगर कहें तो उनका इंटरेस्ट इनकम में होता है ज्यादा। हमारा इंटरेस्ट किस में होता है? एक्सपेंसेस में होता है। हमारी कोशिश क्या होती है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो, उनकी कोशिश क्या होती है इनकम ज्यादा। समझ आ गई बात? अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक खर्चा, एक एक्सपेंस किस वक्त रिडक्शन अलाउ होता है, कुछ याद है? जनरल रूल क्या था? देखें, जब भी हम कोई बुक का टॉपिक शुरू करते थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉपर्टी में तो डिफाइंड थी कौन कौन सी डिडक्शंस होंगी, कैपिटल गेन में डिडक्शन उस तरह से थी ही नहीं, और सैलरी में भी डिडक्शन कोई नहीं है, तो बेसिकली अदर सोर्स ऑफ बिजनेस बचता है। जैसे ही हमारा बिजनेस का चैप्टर स्टार्ट होता था तो उसके अंदर पहले वो इनकम को डिफाइन करता था, बिजनेस की इनकम में क्या क्या कुछ आता है, और उसके बाद उसने एक जनरल राय लिखी हुई थी डिडक्शंस के बारे में, जो बिजनेस के ऑपरेशंस में। ठीक है, लाइन आपको याद है लेकिन आपको और बात सही याद नहीं है। तमाम वो खर्चे जो किसके लिए हो रहे हो? बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस इनकम को अर्न करने के लिए हो रहे हैं, वो क्या होंगे? आपको डिडक्शंस अलाउड होंगी। तमाम वो एक्सपेंसेस जो आपको इनकम को अर्न करने के लिए खर्चे कर रहे होंगे, इनकर कर रहे होंगे, वो आपको डिडक्शंस अलाउड होंगे। सेम प्रिंसिपल यहां पे कि आपको खर्चे भी सिर्फ कौन सी इनकम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड अलाउ होंगे? जिससे रिलेटेड कोई ना कोई इनकम होगी। टैक्सेबल गुड्स में इनकम होती है, चार्ज करते हैं ना, तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो आपको अलाउ करने की इजाजत है। एग्जेम्प्ट में कोई इनकम होती है? नहीं। तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। जीरो रेटेड में कोई इनकम होती है? नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड भी जो भी खर्चा होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। अलाउ का मतलब माइनस करने की इजाजत, आउटपुट में से इनपुट माइनस करने की इजाजत का होना। टैक्सेबल वाली जो इनकम है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो आपको क्या होगा? अलाउ होगा, मतलब आप उसे आउटपुट में से माइनस कर सकते हैं। समझ आ गई बात? एग्जेम्प्ट वाला क्या, इसके ऊपर जो इसके लिए जो आपने खर्चा किया है, क्या वो इनकम जनरेट कर रहा है? इसके ऊपर क्या क्या खर्चा नहीं, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। और सेम इसी तरह जीरो रेटेड में भी कोई इनकम आप अर्न करते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट को कोई इनकम अर्न करके नहीं दे रहे, तो इससे ऊपर जो खर्चा किया जा रहा होगा वो भी अलाउ नहीं होगा। अलाउ का मतलब क्या है? अलाउ का मतलब क्या है? माइनस करने की इजाजत होना। किस में से माइनस करने की इजाजत होना? आउटपुट में से। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आउटपुट में है, वो तो कहेगी मुझे सारा आउटपुट दे दो। आउटपुट क्या है? जो हमने लोगों से टैक्स लिया है। गवर्नमेंट कहेगी सारा मुझे दे दो, हम कहेंगे नहीं, हमने भी तो पहले दिया हुआ है, हम वो माइनस कर लेंगे। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, जिसका तुम मुझे आउटपुट दे रहे हो उसकी इनपुट माइनस करो, जिसका मुझे तुम आउटपुट दे रहे हो उसकी इनपुट आप मुझे क्या करो? माइनस करो। समझ आ गई बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंस किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस किया, मतलब आपने रजिस्टर्ड पर्सन से चीजें इंपोर्ट की, खरीदी, रजिस्टर्ड पर्सन से चीजें खरीदी, ये आपका एक्सपेंस है कि नहीं?
उसके बाद हुआ क्या, ये आपने रॉ मटेरियल दिया था, इस रॉ मटेरियल से आपने 3 तरह की चीजें बनाई। कितने तरह की चीजें बनाई? 3 तरह। कितनी तरह की सप्लाईज की आपने? 3 तरह की आपने सप्लाईज की। इस 1 लाख में से 70,000 की जो आपने सप्लाईज की, अच्छा 1 लाख की चीज आ गई, 1 लाख की बेचेंगे? नहीं, 1 लाख की नहीं बेचेंगे आप, उसके बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपना वैल्यू एडिशन करेंगे। तो उसमें से जो 70,000 की आपने चीजें बना के बेची, वो कौन सी बेची? टैक्स है, ऐसी बात। इन्हीं में से ही चीजों को यूज करते हुए 40,000 की आपने चीजें बना के बेची एग्जैक्ट, ठीक है। इसी 1 लाख को यूज करते हुए ही आपने 20,000 की चीजें बना के बेची, कौन सी? जीरो रेट। ऐसी बात है क्या नहीं? समझ आ गई बात? तो इसके ऊपर आपने टैक्स लिया होगा, आउटपुट कितने %? 18%। बताएं कितना आया होगा, जल्दी से कैलकुलेट। कैलकुलेटर अपने पास रखा है सारा, निकाल कैलकुलेटर। स्पीड, कैलकुलेटर की स्पीड बहुत मैटर करती है आपके एग्जाम में। 12,600। ये आपने क्या की? इनकम कमाई, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। आपकी इनकम ये थी, इसके अंदर इतना क्या है, ये करके तो आपने टोटल कितने की बेची होगी? अब ये एक पॉइंट ध्यान में रखना, मैं कहता हूं कि 70,000 के अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं, टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो मुझे बताएं, कस्टमर को जब आप सेल करेंगे तो ये कितने में सेल होगी चीज? टैक्स ऐड करके आपने सारी सेल करी, ऐसी बात है। तो टोटल सेल की वैल्यू क्या बनेगी? 82,600। लेकिन अगर मैं कहूं इसी 70,000 की मैंने कस्टमर को ही 70,000 की बेची है चीज, तो टैक्स उसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। तो अमाउंट के ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे? टैक्स के अमाउंट निकाल के देंगे। इस 70,000 में टैक्स ऑलरेडी ऐड है। टोटल मैंने कस्टमर को 70,000 की चीज बेची, मुझे 70,000 है, मुझे पता है इसमें से मैंने टैक्स कितना लिया और मैंने मेरी अपनी सेल कितनी जी? टैक्स के अमाउंट ये टैक्स होगा इसमें लेस कर देंगे तो ऐसे वो चीज। आपको क्वेश्चन में फिगर्स 2 तरह की दी सकती हैं। एक होंगी एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स, ये लिख लें। अगर वो कहते हैं कि तमाम फिगर्स या कोई एक स्पेसिफिक फिगर एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स है, तो आपने क्या करना है, उस ओरिजिनल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स रेट के साथ। आपकी क्या फिगर आ जाएगी? टैक्स की फिगर आ जाएगी। तो टैक्स की एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स है, तो टैक्स की फिगर कितनी आएगी? ओरिजिनल अमाउंट कितनी हमारी? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 12,600 और टोटल सेल वैल्यू कितनी बन जाएगी जो आप कस्टमर को चार्ज करेंगे? 82600। ये वाली गलती कब होगी? जब वो कहे एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स है, मतलब ये अमाउंट मेरी है सिर्फ, इसके अंदर मैंने टैक्स ऐड नहीं किया होगा। समझ आ गई बात? दूसरा केस हो सकता है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, कि भाई यही मुझे टोटल कस्टमर से मिला है, तो आपको तो टैक्स की अमाउंट चाहिए ना, टोटल वैल्यू से आपका कोई कंसर्न है नहीं। तो इसके अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, तो आप उसको क्या करेंगे? इंक्लूडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंक्लूडेड वैल्यू। अब हम 70,000 को क्या ले रहे हैं? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो कितनी है इंक्लूडेड वैल्यू के साथ अमाउंट? 70,000। 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स कितना है? 100
प्लस रेट ऑफ टैक्स 18 मल्टीप्लाई बाय 18 70,000 डिवाइडेड बाय 118 इनटू 18 इक्वल टू क्या अमाउंट निकली मुझे बताएं 10,678 अब ये टैक्स की अमाउंट है टोटल सेल वैल्यू कितनी है 70,000 कस्टमर से आपको कितनी मिल रही है 70,000 अमाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स कितनी होगी हाँ जी 70,000 माइनस 1078 माइनस 10,678 कितना है 59,322 तो ये वो अमाउंट है जो एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स ये आपको मिलनी है और 10,677 गवर्नमेंट को जाना है तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 70,000 दो तरह से आपको वैल्यू दी जाएगी तो ये आपने बड़ा गौर से पढ़ना है क्वेश्चन में ये पहली गलती है जो आप करते हैं कि मतलब वर्ड को इग्नोर कर देते हैं डायरेक्टली अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगाना आपने देखना अगर तो अमाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स है तो आपने कैसे डायरेक्ट रेट लगा देना लेकिन अगर इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स है तो आपने इस फार्मूला से टैक्स निकालना